हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे सत श्री अकाल जी, सभी को नमस्ते जी। डियर स्टूडेंट्स, कुछ लोग कहते हैं कि ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है, कुछ लोग कहते हैं ज़िंदगी बहुत छोटी है, कुछ लोग कहते हैं ये ज़िंदगी पानी का बुलबुला है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये ज़िंदगी बस हवा का झोंका है। खैर कुछ भी कहते रहो, लेकिन मैं भी एक बात कहना चाहूँगा, ज़िंदगी एक जंग है। कैसी रही? हाँ ठीक है, ज़िंदगी एक जंग है। हर लम्हा जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और इस ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। तो चाहे ज़िंदगी को जीने की बात हो, चाहे ज़िंदगी को बेहतर बनाने की बात हो, संघर्ष तो करना ही पड़ता है। सो वी कैन से दैट स्ट्रगल इज़ द सेकेंड नेम ऑफ लाइफ, है ना। ज़िंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है, और हम स्टूडेंट्स को या हम टीचर्स को संघर्ष तो करना ही पड़ता है। हमारा भी संघर्ष डेली चलता रहता है। एक तो हमारे जो देश के सैनिक हैं, वो देश की सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे होते हैं, वो भी जंग कर रहे होते हैं, वो देश के लिए जंग कर रहे होते हैं। हमने भी जंग करनी है, ज़िंदगी के लिए करनी है। और हमारी ज़िंदगी का जो संघर्ष है वो हालांकि इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा हम लोग बना लेते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हमें इस संघर्ष की ज़रूरत क्यों है। देखो, आपने हमेशा सुना होगा कि आज भारत की किसी दूसरे देश के साथ सेनाओं ने मिलकर युद्धाभ्यास किया, या दुनिया के और भी कई देश हैं जो आपस में प्रैक्टिस करते रहते हैं, वॉर प्रैक्टिस करते रहते हैं, युद्ध अभ्यास करते रहते हैं। तो ये युद्ध अभ्यास करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मान लो एक ऐसा सैनिक जिसकी पूरी ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग लेने के बाद अगर वो बार बार अपने सीखे हुए कलाओं को, बार बार अपने सीखी हुई टेक्निक्स को रिपीट नहीं करेगा, रिवाइज नहीं करेगा, बार बार उनकी प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो आई एम श्योर कि वो अपने शस्त्र चलाना भूल जाएगा, अपने टेक्निक को भूल जाएगा, अपने अंदर की क्वालिटीज़ को भूल जाएगा। तो हर एक सैनिक में वो क्वालिटीज़ बरकरार रहें, चाहे जंग हो रही है चाहे जंग नहीं हो रही है। हर समय उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है, हर रोज़ उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है। फिर चाहे वो बहुत कितने ही किलोमीटर पैदल चलने की बात हो, या बहुत लंबे समय तक दौड़ने की बात हो, कभी कभी भूख और प्यास भी उनको झेलनी पड़ती है, धूप और गर्मी भी झेलनी पड़ती है, और इसके साथ ना जाने और कई तरह के दुख झेलने पड़ते हैं। हमें भी बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है जब हम लोग सिलेबस बैच लगा लेते हैं। एक बार सिलेबस बैच ओवर हो गया, यानी कि हमारी ट्रेनिंग लग चुकी है, अब हम रिक्रूट हो गए, तो हमें डेली प्रैक्टिस करना होगा। हर दिन, हर बार एक नई जंग छेड़नी होगी, खुद के साथ जंग छेड़नी होगी, फिर से उस प्रैक्टिस को शुरू करना होगा, फिर से उन सारी चीज़ों को दोहराना होगा। और इन सभी चीज़ों को अगर हम नहीं दोहराते हैं तो जाहिर सी बात है जो भी हमने सिलेबस बैच में सीखा है वो धीरे धीरे हमारे माइंड से दूर होना, यानी कि ऑब्लीट होना शुरू हो जाता है। तो वो हमारे मन में ही रहे, और हम उसको एट ए टाइम जब कल हम एग्ज़ाम में बैठे हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में हों। इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा ना भी करें तो कम से कम डेली बेसिस पर कम से कम 20, 30 या 40 जो अपनी कैपेसिटी हो, है ना, उस हिसाब से हम डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। तो आइए आप लोगों की इस प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए ही आज से हमारा ये सफ़र शुरू हो रहा है प्रैक्टिस सेशन का, यानी कि स्पॉटिंग एरर्स का। स्पॉटिंग एरर्स मतलब इंग्लिश ग्रामर के जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, उन सभी चैप्टर्स में जितने भी नंबर ऑफ रूल्स थे, उन सभी रूल्स को मिक्स करके हमने यहाँ पर नंबर ऑफ सेंटेंसेस देखने हैं, और नंबर ऑफ सेंटेंसेस में किस रूल के अकॉर्डिंग क्या एरर बन रही है, उस एरर को हमें स्पॉट करना है। एग्जामिनर हमसे कभी ये नहीं पूछेगा कि बताओ अगर यहाँ पर ये गलती है तो इसको ठीक कैसे करना है, वो ठीक करने के बारे में नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा बताओ एरर कहाँ है। तो एक सेंटेंस इस तरह से दिया होगा, और हर एक सेंटेंस को कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे मान लो मैं अगर इसकी डिवाइडेशन करूँ तो ये लो मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए, है ना। कोई 2 पार्ट में होता है, कोई 3 पार्ट में होता है, कोई 4 पार्ट में होता है, किसी मर्जी पार्ट में कर दो, चाहे जैसे भी आपने डिवीज़न करनी हो। तो चलो एक बार हम पहले पार्टीशन कर लेते हैं, पार्टीशन करने के बाद देखते हैं इसको। और हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स, पार्टीशन हो चुकी है।
हर एक सेंटेंस को हमने देखो रेड मार्कर से है ना पार्टीशन कर दी है और इस तरह 2 या 3 पार्ट में हमने एक सेंटेंस को तोड़ दिया है और किसी एक पार्ट में ही हमारा एरर होगा। इतने सारे पार्ट में हमने सेंटेंस को तोड़ दिया, किसी एक पार्ट में ही हमारा एरर होगा, उसी एरर को हमने स्पॉट करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर क्लास, कुछ स्टूडेंट्स, फ्यू और द फ्यू। फ्यू जो होता है वो पॉजिटिव सेंस देता है, यानी कि इतनी संख्या, ये काउंटेबल चीज़ों के लिए लगता है। स्टूडेंट्स काउंटेबल होते हैं तो उनके साथ फ्यू लगा है और ये उतनी संख्या बताता है जिसकी कुछ वैल्यू हो, यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू हो। अ फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी, फ्रॉम आवर क्लास, हमारी क्लास से कुछ विद्यार्थी हैं, हैव डिसाइडेड, जिन्होंने ये डिसाइड किया है, यानी कि ये फैसला किया है, ऑन टू हेल्प पुअर स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मतलब हमारे स्टूडेंट्स के कुछ विद्यार्थियों ने ये डिसीज़न लिया है कि वो मेरी क्लास के जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद करेंगे। चलो ठीक है, मदद करने का उन्होंने फैसला लिया है। डिसाइडेड के साथ कभी भी ऑन नहीं आएगा, डिसाइडेड के साथ टू लगता है, तो ये ऑन हमारा एरर था। डिसाइडेड एक वर्ब है, ऑन एक प्रीपोजिशन था, टू भी एक प्रीपोजिशन है, तो किस वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, जयंत टोल्ड मी दैट। जैसे ही हमने पढ़ा टोल्ड मी दैट तो हमें नरेशन याद आना चाहिए, क्योंकि ही सेट दैट या ही टोल्ड मी या इस तरह की बातें और दैट लगाकर इस तरह की चीज़ें हम लोग नरेशन में करते हैं। तो जयंत टोल्ड मी दैट, जयंत ने मुझे बताया कि मिहिर एक्सपेक्ट एवरी फ्रेंड, मिहिर हर फ्रेंड से ये एक्सपेक्ट करता है, टू मीट हिम, कि उसका हर एक फ्रेंड उससे मिले, वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार। वंस मतलब होता है एक बार, मतलब ये जो मिहिर है ना ये उम्मीद करता है, एक्सपेक्ट मतलब आशा, उम्मीद या होप करना, कि हफ्ते में एक बार मेरा फ्रेंड जरूर मुझसे मिलने आए। तो ये एक्सपेक्ट करता है, ये इसकी हैबिट है, इसकी आदत है। तो अगर हमने रिपोर्टिंग वर्ब में मतलब जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है, इसमें अगर हमने कोई हैबिट बतानी हो या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बताना हो, तो चाहे हैबिट बतानी हो या यूनिवर्सल ट्रुथ बताना हो, तो उसे हम लोग प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का केस ये कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो और सेंटेंस पॉजिटिव हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या फिर आई ई एस लगता है। तो यहाँ पर तो देखो एस लग जाएगा, एक्सपेक्ट्स। अब कोई ये ना पूछे कि सर ई एस या आई ई एस कब लगेगा। अगर आपने ये जानना है तो आप वैदिक इंग्लिश क्लासेस के VADIC वैदिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके, वैदिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके आप मेन वर्ब की वीडियो देख सकते हैं। मेन वर्ब की वीडियो में मैंने बताया है, वर्ब की 5 फॉर्म्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो ये वर्ब की 5th फॉर्म बन जाएगा एस लगाने के बाद। तो वर्ब की 5th फॉर्म वहां पर आप देख सकते हो कैसे, कहां पर कौन सा रूल प्ले करना है। आगे देखिए, एक्सपेक्ट्स हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि मेहर सिंगुलर था। थर्ड क्वेश्चन है, आई फाउंड इट डिफिकल्ट, मुझे ये मुश्किल लगा। फाउंड का मतलब ढूंढना या पाना भी होता है, या फिर लगना भी कह सकते हैं हम लोग। मुझे ये मुश्किल लगा या मैंने इस काम को बहुत कठिन पाया। आई फाउंड इट डिफिकल्ट, मुझे ये बहुत मुश्किल लगा, टू रिमूव द च्युइंग गम दैट स्टक विद माई कैप। कैप का मतलब टोपी, स्टक का मतलब होता है चिपके होना। मतलब मुझे ये बहुत मुश्किल लगा कि मैं अपनी टोपी में लगे हुए उस चिंगम को कैसे रिमूव कर सकता हूँ, यानी कि हटा सकता हूँ। तो रिमूव करने का मतलब होता है हटाना। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन देखो यहाँ स्टक लिखा हुआ है। स्टक के साथ हम लोग विद नहीं लगाते, स्टक के साथ हमेशा ऑन लगता है। तो स्टक के साथ विद नहीं होगा, स्टक ऑन होगा। यहाँ पर स्टक के बाद क्या लग जाएगा, ऑन। ठीक है जी, स्टक ऑन। हाँ जी, तो यहाँ पर स्टक के साथ क्या लग जाएगा, ऑन लग जाएगा। स्टक ऑन माई कैप, भी मेरी कैप पर जो चिंगम लगा हुआ है उसको हटाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, मुश्किल था। फाउंड लिखा है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फाउंड इज व्हाट, वर्ब सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बात हमारी पास्ट में हो रही थी। आगे देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4, आवर ज्योग्राफी टीचर, हमारे ज्योग्राफी के टीचर ने कहा आवर ज्योग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर अ टेस्ट। मतलब ज्योग्राफी के टीचर ने कहा, टोल्ड मतलब कहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, यानी कि बात पास्ट में हो रही है। और जैसे ही आपने टोल्ड देखा और किसी ने कहा या किसी ने बताया तो आपको नरेशन याद आना चाहिए, क्योंकि नरेशन में ही हम लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। और यहाँ पर टोल्ड लगा है तो ये तो नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में तो हम लोग सेज या सेड टू इस तरह की चीज़ें लगाते हैं। यहाँ तो टोल्ड आया है, यानी कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। और इनडायरेक्ट स्पीच का एक रूल है कि सेंटेंस जिस तरह के सेंस में आएगा ना, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब भी उसी तरह के सेंस में होना चाहिए। तो सेंटेंस जिस सेंस में होगा, तो देखो टीचर है, अब टीचर ने स्टूडेंट्स को इंडिया का मैप पढ़ने की सलाह दी होगी कि आप इंडिया का मैप पढ़ो, तो सलाह देने के लिए हम लोग टोल्ड नहीं लगाते, क्या लगा लेंगे, एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर अ टेस्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये एरर था, तो इस पार्ट में हमारा एरर है। मैंने पहले बताया था अभी किसी एक ही पार्ट में एरर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, यू आर मोर ब्यूटीफुल, तुम ज़्यादा सुंदर हो। मोर ब्यूटीफुल, देखो मोर लग गया, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लगी है। और मोर के बाद हम लोग दैन लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में दैन लगता ही है। और दैन के अलावा अगर OR वाले वर्ड आए, सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, प्रेफर, तो इन सभी वर्ड्स के बाद हम दैन नहीं लगाते, टू लगाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे और वो भी आपको सॉल्व करने का मौका मिलेगा, तो वहाँ पर हम टू लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर दैन लगेगा, दैन है, मतलब तुम ज़्यादा सुंदर हो उसके मुकाबले या उससे ज़्यादा सुंदर हो। ठीक है, अब बात ये है कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होता है, पैसिव का कंपैरिजन पैसिव से होता है, पोजेसिव का कंपैरिजन पोजेसिव से होता है। तो यहाँ पर हम हर का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, सब्जेक्ट से कर रहे हैं, यू से कर रहे हैं कि तुम ज़्यादा सुंदर हो उसके मुकाबले। पर यू तो हमारा सब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्टिव केस में आया है, क्योंकि देखो आर हेल्पिंग वर्ब है, आर यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट ही आ सकता है। अगर सब्जेक्टिव केस लगा है तो यहाँ भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर नहीं होगा, देन शी होगा, SHE शी, क्योंकि हर तो लड़कियों के लिए ही लगता है या लेडी के लिए लगता है, तो लेडी के लिए हम लोग शी लगाते हैं या लड़कियों के लिए शी लगाया जाता है, तो यहाँ शी होगा। तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। तो ये हमारी शुरुआत है और इसके बाद नंबर ऑफ सीरीज आपको आपके पास आएंगी, जिसमें हमने एक वीडियो में 10-10 कम से कम 10-10 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। और उन सभी क्वेश्चंस को आप पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। वीडियो की स्टार्टिंग में जो स्क्रीन आपके पास आएगी उसे पॉज करके पहले आप खुद से प्रैक्टिस करना कि उन 10 क्वेश्चंस को आप कैसे डील कर रहे हो, आपका क्या आंसर बन रहा है, और उसके बाद आप 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चंस को देखते जाना, जिससे आपके स्पॉटिंग एरर्स क्वेश्चन बनाने ईजी हो जाएंगे। ठीक है भी, तो उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास जो है आपकी प्रैक्टिस को बनाए रखने का, एक सैनिक को ट्रेनिंग देने के बाद जो युद्धाभ्यास करने की जरूरत होती है ना, ट्रेनिंग हो जाने के बाद यानी कि सिलेबस बैच हो जाने के बाद हमें इसी तरह के प्रैक्टिस सेशंस की ज़रूरत होती है। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास है ताकि मैं आप लोगों को सिखा सकूं। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो देखिए, सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके बाद अगर वीडियो वास्तव में अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना है। और जैसे ही आपने लाइक किया है, ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी ऐसे बंदे को इसे शेयर करें जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत हो। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।